अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रेट रिफॉर्म एक्ट 1832 के बारे में देखा था और उसके एक तरह से जब हम उसके क्रिटिकल एनालिसिस किया था तो हमने देखा था कि किस तरह जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उसकी डिमांड्स को एक तरह से मीट नहीं किया गया था रिफॉर्म एक्ट के अंदर, जिसकी वजह से जो ट्रेड यूनियंस और चार्टिस्ट मूवमेंट को एक तरह से जगह मिली, एक पॉलिटिकल स्पेस मिली। अब चार्टिस्ट मूवमेंट त्याग थी कि एक वर्किंग क्लास मूवमेंट थी जो कि राइट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की बात कर रही थी वर्किंग क्लास के लिए, जो कि उस वक्त इंग्लैंड के पॉलिटिकल स्फीयर में एब्सेंट थे। तो इस लेक्चर के और यही जो मूवमेंट्स हैं किस तरह मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट करती हैं और आगे जाके लेबर पार्टी जो है वो बनाती हैं। आज इंग्लैंड के, आज का 21st सेंचुरी का पॉलिटिकल स्फीयर इंग्लैंड का है। यहाँ पे दो पार्टीज और कुछ और स्मॉल पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो मेजर दो पार्टीज हैं वो लेबर और कंजर्वेटिव हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंस पार्टी और कोई ग्रीन पार्टी इस तरह के वो भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मेजर पार्टीज लेबर्स और कंजर्वेटिव ही हैं। विग अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम देखेंगे कि इस तरह वो मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट होता है और 20th सेंचुरी के अंदर वो लेबर पार्टी में जाके कन्वर्ट हो जाता है। इस लेक्चर के अंदर लेकिन सिर्फ हम चार्टिस्ट मूवमेंट, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें वर्किंग क्लास अपने राइट्स मांग रही है, कोई सियासी पार्टी नहीं है चार्टिस्ट। हम ये देखेंगे कि चार्टिस्ट मूवमेंट थी क्या, उन चार्टिस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और ये फेल क्यों हुई। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द चार्टिस्ट मूवमेंट, व्हाई डिड इट फेल, एक्सप्लेन एंड एनालाइज। रिसेंटली भी आ चुका है, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। व्हाई डिड द चार्टिस्ट मूवमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, के बनी क्यों। पहला सवाल, वर्किंग क्लास की रिप्रेजेंटेशन इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर नहीं थी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जिनके पास जमीनें जायदादें थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन एक कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर नजर आती थी। विग्स वो थे जो कि मर्केंटलिस्ट क्लास से जरा ताल्लुक रखते थे। तो जो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ वजह से थोड़ा, जिनके पास पैसा आया या जिन्होंने मिडिल क्लास स्टेटस अचीव किया, उनके मसले डिफरेंट थे। उनको रिप्रेजेंटेशन विग या टोरी पार्टी के अंदर एक तरह से नजर नहीं आ रही थी। तो इसी तरह से, इसी वजह से आपको इस एरा के अंदर चार्टिस्ट का राइज नजर आता है। And these such movements are also considered to be the forerunners of Labour Party. इनकी 6 डिमांड्स थी जिन्हें पीपल्स चार्टर के नाम से भी याद किया जाता है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पहली वजह क्या थी कि जो फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स और माइंस के अंदर पुअर कंडीशंस थी, वो ओप्रेसिव थी वर्कर्स के लिए। इसमें एक तरह से विग गवर्नमेंट ने एक तरह से रिफॉर्म भी किया था, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833, और जिसने 12 घंटों की लिमिट लगाई थी वर्किंग क्लास के काम के ऊपर। लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड था टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर। हार्डवेयर, केमिकल्स, मेटलर्जी, अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज की हम बात करें, वहां तक अभी भी 18 फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833 उसकी पेनिट्रेशन नहीं थी। तो सबसे पहला तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही जो मसला था, वर्किंग क्लास का ही अपना एक इशू था, जिसने चार्टिस्ट मूवमेंट को एक तरह से उसको एक तरह से फाउंडेशन प्रोवाइड की। नेक्स्ट, लिविंग कंडीशंस हॉरिबल थी। जिस तरह के हम अर्बनाइजेशन के केस में देख लेते हैं मॉडर्न सिटीज के अंदर, कि डेवलपमेंट जो होती है वो बड़ी अनसस्टेनेबल होती है, जिसकी वजह से जो आपकी लोअर मिडिल क्लास का तबका है उसको सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं वो इतनी अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं होती। इंग्लैंड के केस में भी उस वक्त यही था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्पीड से जारी थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज थे पोल्यूशन के ऊपर, पॉपुलेशन एक तरह से बहुत ज्यादा राइज कर रही थी, आपकी रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट की थी वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती थी। तो हुआ क्या, जिसकी वजह से लिविंग कंडीशन इतनी बुरी थी, डेथ रेट जो था वो कितना ज्यादा था, 23/1000 ओवरऑल इंग्लैंड का था उस एरा में, और इट वॉज 37/1000 इन इंडस्ट्रियल लैंकाशायर। इंडस्ट्रियल टाउन्स में डेथ रेट बहुत ज्यादा था। इसके अलावा लोग, और स्पेशली वर्किंग क्लास, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 से खुश नहीं थी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को या फिर जो लोग प्रॉपर्टी ओन नहीं कर रहे थे या एग्रीकल्चरल लेबरर्स को 1832 के रिफॉर्म एक्ट ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी। और इस रिफॉर्म एक्ट में साउथ जो था, जो वो ओवर रिप्रेजेंटेड था, जबकि इंडस्ट्री ज्यादातर जो थी वो नॉर्थ में थी।
इसके अलावा एक और पॉइंट, ट्रेड डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ रही थी तो ऑटोमेशन और मशीन्स जो थी ह्यूमन लेबर की जगह ले रही थी, तो वर्किंग क्लास जो थी उसको एक तरह से अपनी जो स्पेस थी, वो मशीन्स वो ऑटोमेशन के बाद वो अपनी स्पेस भी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही थी। एक और वजह ट्रेड डिप्रेशन था 1830s का, जहाँ पे यूरोप वाइड जो थी एक तरह से मूवमेंट्स जो थी वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक तरह से राज, कलोनियल ट्रेड्स उस तरह से जारी नहीं थी। तो ओवरऑल इसने इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे उनकी लिए कंडीशंस मजीद मुश्किल बना दी। The handloom weavers of Lancashire, Wales, Scotland had been suffering from falling wages and were ardent supporter of the Chartists. उनकी wages भी उस हिसाब से गिर रही थी, एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ रही थी, क्योंकि ऑटोमेशन एक तरह से आपके माशरे में अपनी स्पेस बना रही थी। एंगर एट द पुअर लॉ। अच्छा, 1830 से लेके या फिर पर्टिकुलरली 1833 से लेके 41 तक जो थी ये विग गवर्नमेंट थी। इन्होंने रिफॉर्म्स करने की बहुत कोशिशें की और 1841 से 46 के अंदर टोरी गवर्नमेंट थी और इसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे वो रॉबर्ट पील थे। तो विग गवर्नमेंट ने काफी कोशिशें की और मतलब कि सोशल रिफॉर्म्स लाए जाएं जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन उन सोशल रिफॉर्म्स भी एक तरह से वो ओप्रेसिव ही निकले, जिसमें एक मिसाल पुअर लॉ एक्ट ऑफ 1834 है, जिसने ये मैंडेटरी बनाया लोगों के ऊपर कि अगर उन्हें एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस चाहिए सिक लीव की फॉर्म में या फिर किसी और हेल्थ इशू की फॉर्म में या फिर फैमिली असिस्टेंस चाहिए, जैसे मॉडर्न कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी आप देखते हैं कि कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, अगर इस तरह की किसी भी फॉर्म की असिस्टेंस उन्हें चाहिए तो उन्हें जाके कारखानों के अंदर काम लाजमी करना पड़ेगा। स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली प्रोवाइडिंग दिस असिस्टेंस टू द पीपल। हाँ, लेकिन ये सिक और एल्डरली को अवेलेबल थी। अब इसकी क्रॉलरी या सिग्निफिकेंस क्या है कि इसने जो आपके वर्क हाउसेस थे उन्हें एस्टैब्लिश किया कि रियासत से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटके, गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटके वर्क हाउसेस की तरफ जो सोशल वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे शिफ्ट हो रही है। जिसको असिस्टेंस चाहिए इसका मतलब उसे वर्क हाउसेस में जो है वो जाके सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगर आप एबल बॉडीड हो तो आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगी। लेकिन उसका मसला असल में क्या था कि उन वर्क हाउसेस के अंदर, उन फैक्ट्रीज के अंदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, हेल्थ वाइज भी, और वहाँ पे चाइल्ड लेबर भी था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। कोई वर्किंग आवर कंडीशंस उस तरह, वर्किंग आवर कोई एक तरह से मैंडेटेड नहीं थे, मैटरनिटी लीव्स नहीं थी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो वर्किंग क्लास के लिए जो पूरा सिस्टम था या मिडिल क्लास के लिए वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था, वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब ये है द पीपल्स चार्टर, जो कि चार्टिस्ट की 6 डिमांड है कि उन्होंने यूनिवर्सल मेल सफरेज डिमांड की कि 18 साल से उम्र के तमाम लोगों को वोट का हक होना चाहिए। अभी तक जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है ब्रिटेन की, उसमें वोट की अगर बात हो रही है तो उसमें सिर्फ मर्दों के वोट की बात हो रही है, औरतों के वोट की बात नहीं हो रही। वो 20th सेंचुरी में जाके होगा। ये आप जेंडर का भी अगर कोई ऐसे आए तो आप उसमें भी ये चीज़ कोट कर सकते हैं। इक्वल साइज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है नॉर्थ की, वो ख़त्म की जाए। एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन का एक नंबर डिसाइड किया जाए और उसी की बेसिस पे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाए। ये नहीं कि 600 बंदे भी कहीं से एक एमपी इलेक्ट कर रहे हैं और कहीं 50,000 बंदे भी एक ही सिर्फ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स का साइज है वो इक्वल रहना चाहिए। वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट हमने देखा था 1832 के रिफॉर्म एक्ट ने इस चीज को स्टैब्लिश नहीं किया था। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन एमपीज के लिए वो अबॉलिश की जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन मिडिल क्लास के पास या वर्किंग क्लास के पास या इंडस्ट्रियल जो लेबरर्स थे उनके पास प्रॉपर्टीज नहीं थी, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर वोटर्स नहीं बन पा रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी एक तरह से उन्हें डिसइनफ्रेंचाइज कर रही थी। तो ये प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन खत्म करने की बात की। पेमेंट ऑफ एमपीज, क्योंकि आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर वो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, उनके पास कोई और फॉर्म ऑफ सब्सिस्टेंस तो नहीं है एज अपोज टू आपकी मर्केंटलिस्ट क्लास या लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। तो उनके लिए
चार्टिस्ट चाहते थे कि जब वर्किंग क्लास के लोग पार्लियामेंट के मेंबर बने तो उनको सैलरीज दी जाए, और पार्लियामेंट्री ड्यूरेशन जो है वो 1 साल का होना चाहिए। हमने देखा कि तब पार्लियामेंट्री ड्यूरेशन 1716 के सेप्टेनियल एक्ट की वजह से 7 ईयर्स था, और जाके फिर 1911 में ये ड्यूरेशन 5 साल किया गया, जो कि आज तक मेरे ख्याल से जारी है। तो ये चार्टिस्ट की डिमांड्स थी। अब 3 फेजेस में मेजरली जो है हमें चार्टिस्ट एक तरह से उभरे, और तीनों फेजेस में ही इन्हें डिफीट हुई। इन्होंने जाके अपना चार्टर पार्लियामेंट को प्रेजेंट किया, और हर पॉइंट पे इनका चार्टर जो है पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से कुछ चार्टिस्ट लीडर्स ने वॉयलेंस का जो है वो रास्ता भी अपनाया। अब पहला फेज 1838 से 1839 तक का था। पार्लियामेंट में ये अपना चार्टर इन्होंने पेश किया, विच वॉज रिजेक्टेड बाई 235 to 46 वोट्स। रिजेक्शन के बाद वायलेंस आया, और सबसे ज्यादा वायलेंस में एक नोटेबल जो चीज है वो न्यूपोर्ट राइजिंग है। विलियम लविट यहाँ पे मेंशन मैंने किया, ये बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे पहला फेज जो था चार्टिज्म का उसमें, और यही ऑथर थे जो पीपल्स चार्टर, जो हमने 6 डिमांड्स पीछे देखी हैं चार्टिस्ट मूवमेंट की, वो इन्होंने ही ऑथर की थी। नेक्स्टली इस फेज में भी चार्टिस्ट ने अपनी पिटिशन 1842 में कौन सी थी, जैसे मैंने लास्ट बताया, रॉबर्ट पील जो कि एक कंजर्वेटिव थे, उनकी गवर्नमेंट थी। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमने रॉबर्ट पील की पॉलिसीज के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। रॉबर्ट पील की पॉलिसीज के बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि चार्टिस्ट का फिर पिटिशन रिजेक्ट हुई, फिर वायलेंस हुआ, और फर्ग्यूसन और कॉनर ये भी एक चार्टिस्ट लीडर थे, सेकंड फेज में बड़े जो हैं एक तरह से एक्टिव रहे। एक आयरिश कैथोलिक थे, और ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर द नॉर्दर्न स्टार, और इनकी लैंड स्कीम बड़ी एक तरह से प्रोमिनेंट है। लैंड स्कीम चार्टिस्ट लीडर्स ने एक तरह से नया इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला था वर्किंग क्लास के मसाइल को हल करने के लिए, कि एक कलेक्टिवली एक बंदा जो है वो एक प्रॉपर्टी को जो ओन करे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है कलेक्टिवली एक प्रॉपर्टी को ओन करें, उसमें उन्हें प्लॉट्स अलॉट किए जाएं, जिसमें वो जाके अपनी सबसिस्टेंस फार्मिंग करें। सबसिस्टेंस फार्मिंग ये होती है कि जिसमें जो लोग होते हैं वो अपने लिए ही अनाज वगैरह उगाते हैं, उन्हें ज़मीनें दी जाती हैं, और वो इस तरह एक तरह से मिनिमलिस्टिक काइंड की तरह अपनी जिंदगियां जो हैं वो गुजारें, मतलब एक सर्टेन उससे ज़्यादा नहीं, तो एक सोशलिस्टिक मेयर सा आपको नज़र आता है। अब आपको इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी नज़र आती हैं, वो भी एक तरह से इसी तरह की ही शाखसाना है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था, ये रॉबर्ट ओवन जो थे उन्होंने इंग्लैंड में शुरू किया था, वो भी एक चार्टिस्ट लीडर थे, काइंडली से मेंशन ज़रूर किएगा। जो आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसमें भी इसी तरह ही होता है कि जो उनका एक तरह से जेनेसिस हुआ होता है वो इसी तरह ही होता है कि एक जैसे पाकिस्तान में होता है कि कोई किसी ने सुई गैस ने बना दी, या फिर किसी और महकमे ने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, तो उस महकमे के तमाम लोग आगे प्लॉट बेच देते हैं, वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट उस वक्त का समझाना चाह रहा हूँ कि कलेक्टिवली तमाम वर्किंग क्लास के लोग एक लैंड को ओन करेंगे, हर किसी को वहां पे घर और एक जमीन का पोर्शन दिया जाएगा, जिसमें वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करके अपना गुजर बसर करेंगे। बड़ा ही एक सोशलिस्टिक सा मेयर जो है वो यहाँ पे वर्किंग क्लास के सपोर्ट के लिए निकाला गया। इसी तरह जो आपका थर्ड फेज है, इसमें भी जो है मेजॉरिटी जो है चार्टिस्ट मूवमेंट की वो खत्म हुई। अब यहाँ से मसाइल शुरू हुए चार्टिस्ट मूवमेंट के लिए, जो क्योंकि रॉबर्ट ओकॉनर की जो लैंड स्कीम थी वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, क्योंकि जो लैंड सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए चुनी गई वो लैंड पुअर थी, वो हार्वेस्टेबल नहीं थी। जो सेटलर्स थे वर्किंग क्लास के, उन्हें सबसिस्ट फार्मिंग आती ही नहीं थी, तो अपना गुजर बसर कहाँ से करते, लैंड बुरी थी, लोग एक्सपीरियंस नहीं थे कि वो उन चीज़ों को एक तरह से एक मॉडल वर्केबल मॉडल की शेप दे सकें। और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, क्योंकि एक फैमिली को एक चंद टुकड़ा ही ज़मीन का दिया जाता था, तो वो बड़ी छोटी सी ज़मीनें एक लार्ज ग्रुप ऑफ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काबिल नहीं थी, इसीलिए ये लैंड स्कीम जो थी वो बुरी तरीके से फेल हो गई। रॉबर्ट ओवन की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मूवमेंट भी जो है वो एक तरह से फेल ही हुई थी। और ये जो थर्ड फेज में जो चार्टिस्ट पिटिशन रिजेक्ट हुई, इसके बाद चार्टिस्ट मूवमेंट ने कभी भी उस तरीके से जो है फोर फ्रंट पे सामने नहीं आई, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि ये पहली वर्किंग क्लास मूवमेंट थी जिसने इंडस्ट्रियल वर्कर्स और मिडिल क्लास के राइट्स की बात की, जो कि अगर एक फ्यूचर में जाके आपको अगर एक पार्टी की फॉर्म में नजर आती है तो वो एक लेबर पार्टी है,
जो जिन्होंने इन्हीं जो है डिमांड्स को एक तरह से आगे जाके प्रोपेगेट किया। अब रीजंस हम देखेंगे कि चार्टिस्ट मूवमेंट के फेलियर के रीजंस क्या रहे। सबसे पहला इसमें रीजन है कि चार्टिस्ट मूवमेंट अपने आप में ही बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी। इसमें कोई सेंट्रल लीडर नहीं था, मल्टीपल लीडर्स थे, उनकी मल्टीपल पॉलिसीज थी। जैसे विलियम लविट जो थे, उनका ये ख्याल था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर रहते ही रिफॉर्म लेकर जाए। वो लैंड स्कीम या इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो स्कीम थी उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। और इसी तरह जो विलियम ओकॉनर थे, वो लैंड स्कीम और वो सोशलिस्टिक मेयर्स और मिनिपुलिस्टिक एक लिविंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है वो चार्टिस्ट मूवमेंट को आगे लेके जाना चाह रहे थे। तो लीडर्स की कोई डायरेक्शन नहीं थी, एक तरह से कह लें हर लीडर की एक अपनी से थी, और कोई सेंट्रल लीडर नहीं था जो कि मूवमेंट को गाइड कर सके। अब चार्टिस्ट को एक बात यहाँ पे ये भी है कि जो मिडिल क्लास सपोर्ट जो एक तरह से चाहिए होता था चार्टिस्ट लीडर्स को, वो भी हासिल नहीं था, क्योंकि जो मिडिल क्लास थी वो वायलेंस से बहुत ज्यादा एक तरह से खौफजदा थी। और चार्टिस्ट मूवमेंट में बहुत ज्यादा, जैसे न्यूपोर्ट राइजिंग जिनकी फर्स्ट पिटिशन फेल होने के बाद इन्होंने वायलेंट जो है रूट अपनाया, जो कि मिडिल क्लास ने एक तरह से रिजेंट किया। लोगों ने 6 पॉइंट्स तो सपोर्ट किया। आप देखते हैं 6 पॉइंट्स बड़े नॉन वायलेंट से ही थे, उसमें स्टेटस को में सिर्फ चेंज आ रही थी। लेकिन जब चार्टिस्ट मूवमेंट को उन्होंने लोगों ने डिसेंड होते हुए देखा वायलेंस के अंदर, तो लोगों ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। अब देखें थर्ड पॉइंट, द चार्टिस्ट एम्स वर कॉम्प्लिकेटेड एज अपोज टू द एंटी कॉर्न लॉ लीग। एंटी कॉर्न लॉ लीग चार्टिस्ट के देखें, हमने पीपल्स चार्टर में देखा कि 6 जो थी एक बुनियादी इनकी डिमांड्स थी और बड़ी मल्टी डिमेंशनल डिमांड्स थी, जिसमें पार्लियामेंट का रोल बहुत एक कॉमन था। हम डिटेल में एंटी कॉर्न लॉ लीग क्या थी वो रॉबर्ट पील के जो एरा जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन एंटी कॉर्न लॉ लीग ये थी कि जो टैरिफ्स थे इंपोर्टेड कॉर्न के ऊपर, ब्रिटेन ने वो बहुत ज्यादा किए हुए थे, जिसकी वजह से लोकल कॉर्न लोगों को बाय करनी पड़ रही थी और वो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। अब इंपोर्टेड कॉर्न के ऊपर से अगर आप टैरिफ्स हटा देते हो तो लोकल जो कि कॉर्न है उसकी मार्केट में डिमांड खत्म हो जाती है, क्योंकि सस्ती कॉर्न आप बाहर से ला सकते हो। लेकिन वो टैरिफ्स क्यों थे? क्योंकि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, उनकी जमीनें थी, वो जो है कॉर्न जनरेट कर रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि जो है जो कॉर्न पर से इंपोर्टेड कॉर्न पर टैरिफ्स खत्म हो। तो रॉबर्ट पील ने अल्टीमेटली, तो एंटी कॉर्न लॉ लीग सक्सेसफुल एक मूवमेंट थी। एक 1 पॉइंट डिमांड थी कि जो इंपोर्टेड कॉर्न है उस पर टैरिफ जो है वो खत्म किए जाए, ताकि बाहर से जो सस्ती कॉर्न है वो जाके ब्रिटेन के अंदर लाई जा सके और प्राइसेस फूड की वो कम हो। इसी तरह दी अथॉरिटीज वर 1 स्टेप अहेड। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने वायलेंस को बड़े तरीके से एक तरह से कंटेन किया। जो पुलिस थी या फिर इंटेलिजेंस जो भी स्पाई नेटवर्क्स थे, उन्होंने चार्टिस्ट एक तरह से जो वायलेंस था उसे उन्होंने एक तरह से पहले ही जांच लिया, और उन्होंने जो एक तरह से जो टाइमली मेजर्स अडॉप्ट किए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। न्यूपोर्ट राइजिंग, इसमें जो फेलियर है न्यूपोर्ट राइजिंग का, उसकी भी एक ही वजह था कि अथॉरिटीज ने प्रॉम्प्ट एक्शन, उन्होंने फोरसी कर लिया था कि दिस मूवमेंट कैन डिसेंड इनटू chaos। और लास्टली जो रॉबर्ट पील की गवर्नमेंट थी 41 से 46 थी, उन्होंने मल्टीपल सोशल वेलफेयर मेयर, जिसमें पब्लिक हेल्थ एक्ट, माइंस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इनकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इन रिफॉर्म्स ने अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास को एक तरह से थोड़ा बहुत अपीज करने की कोशिश की थी, ताकि वो चार्टिस्ट मूवमेंट की वायलेंस से, अगर चार्टिस्ट मूवमेंट की डिमांड से थोड़ा सा हट जाए। तो गवर्नमेंट की एक तरह से कह ले कैरेट और स्टिक वाली थोड़ी बहुत पॉलिसी यहाँ पे भी रही थी। ये चंद रेफरेंसेस हैं क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। ये फर्ग्यूसन और कॉनर जो चार्टिस्ट लीडर और विलियम लविट, मैंने उन्हीं के दोनों के मेजरली, मैं ज़्यादा नहीं चाहता कि मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, एक एडिक्वेट अमाउंट में जो है वो मैं चाहता हूँ रेफरेंसेस आप पेपर में मेंशन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो पेपर की क्वालिटी जो एक तरह से है वो डाइल्यूट हो जाती है। ये रेफरेंसेस आप देख लें, इसमें जो मेजरली हमने आइडियाज़ डिस्कस किए हैं विलियम लविट और फर्ग्यूसन और कॉनर के, वही इनमें एक तरह से उसकी मैनिफेस्टेशन नज़र आती है। लास्टली जो मैं बात करूँ कि एक क्रिटिकल एनालिसिस के चार्टिस्ट के जो चार्टर है, हमने पीपल्स चार्टर में देखा कि उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड्स थी वो अचीव हो गई थी टाइमली। जैसे कि इक्वल साइज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, जैसे जैसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आते गए वो अचीव हो गई। सीक्रेट बैलेट जो था उसकी डिमांड थी वो अचीव हो गई। एनुअल इलेक्शंस तो अचीव नहीं हुए,
और क्योंकि बस पार्लियामेंट्री ड्यूरेशन जो है 7 से 5 साल 1911 में कम कर दिया गया, लेकिन एमपीज की जो पेमेंट थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो थी, इस तरह की डिमांड्स जो थी चार्टिस्ट की, तो आप कह सकते हैं कि अगर 6 डिमांड्स थी तो अगर उनमें से एनुअल इलेक्शन की डिमांड को अगर आप निकाल दें तो बाकी सारी डिमांड्स ग्रेजुअली विद टाइम जो है वो चार्टिस्ट की जो है वो पूरी होगी। तो इनके क्रिटिकल एनालिसिस में काइंडली ये पॉइंट जो है मेंशन आपने करना है, और आपने रेफरेंसेस के साथ मेंशन करना है। जैसे मैंने 1911 में आपको बताया कि पार्लियामेंट्री ड्यूरेशन कम हुआ, इसी तरह अगर आप नोट्स पढ़ें हमारे रिफॉर्म एक्ट्स के तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरह जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस एक्ट के थ्रू आई, एनुअल इलेक्ट जो पार्लियामेंट्री पेमेंट है एमपीज को, वो सिस्टम भी एक तरह से शुरू हुआ। नोट्स में तो नहीं होगा लेकिन वो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह इक्वल साइज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स जो थी वो रिफॉर्म एक्ट्स की वजह से किस तरह ग्रेजुअली जो है वो नाफिज हुई। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है कि चार्टिस्ट मूवमेंट थोड़ी सी दरअसल एक तरह से जो डिमांड्स उन्होंने पुट की थी अल्टीमेटली वो डिमांड्स अचीव हुई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से थोड़े प्री मेच्योरली उस स्टेज पे था, स्टेटस को उन डिमांड्स को एक तरह से उस पॉइंट पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली ये डिमांड्स एक्सेप्ट हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रॉबर्ट पील और 41 से 46 का एरा जो है वो देखेंगे, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसीज़ क्या रही। तो थोड़ा सा लिंक यहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया रॉबर्ट पील के बारे में मैंने यहाँ पे। तो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।